याद के साथ अपन 8th क्लास या कोई क्लास में पढ़े थे कि शहरों में क्या हो रहा था ऐसा करके, तो वही चैप्टर है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इनको ज़्यादा एक आध बार देख लेना, बस ज़्यादा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। ठीक है। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशेषता का अन्वेषण करेंगे और उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। हम 3 बड़े शहर मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास क्रम के गहनता से देखेंगे। 3 शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। सबसे पहले गांव थे, स्वाभाविक सी बात है, पहले ग्रामीण संस्कृति तो थी सब जगह, बाद में धीरे धीरे शहर बने। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए थे। अब देखो ये ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि वहाँ के देखो एक शहर के बारे में दिखाया गया। तो मोस्टली देखो पहले भारत में शहरों का निर्माण कैसे होता, देखो इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन पूछा है कि अर्बनाइजेशन ऑफ द टॉपिक है। तो जैसे पहले किस आधार पर होता था, पहले धार्मिक आधार पर जो बसे हुए थे उनका जो है शहरीकरण हुआ। ठीक है। फिर जो बंदरगाह शहर थे उनका शहरीकरण हुआ। ठीक है। फिर जो प्रशासनिक केंद्र बने उनका शहरीकरण हुआ। ठीक है। तो ऐसे उद्देश्यों को निरूपित करने वाले ही जो है शहरों का निर्माण ऐसे ही हुआ था, ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे बन गया शहर। तो ये चीज़ यार आज भी जो शहरों का विकास होता है वैसे ही होता है, कुछ ना कुछ उसकी औद्योगिक महत्व होगी तभी जाके होता है, ऐसा नहीं होता। या धार्मिक महत्व होगा या कल्चरली कुछ उसका कुछ ना कुछ महत्व होगा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए थे, जहां से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीके से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफ़ी हद तक अलग थे और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। इमारतें क्या अभिव्यक्त करती है और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है, इतिहास के छात्र छात्राओं के सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों के पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। सरकारी अधिकारियों के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवास से लेकर सरमे की साधारण झोपड़ी तक भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। दूसरी बात देखो मतलब ये भी है कि आर्थिक शक्ति को भी प्रदर्शित करते हैं। जिनका मान लो बड़ा घर है तो इसका मतलब पैसे वाले हैं, और जिनका छोटा घर है बेचारों का तो वो गरीब है। ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन। 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इस प्रकार करते हैं। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेताओं ब्रिटिश ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया। जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बनी रही। 3 द्वार अजमेरी, तुर्कमान तथा दिल्ली अभी भी विद्रोह के कब्जे में थे। इस प्रतिशोधी आक्रोश तक घृणा के नंगे नाह से लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ाकर पलायन करने लगे। शहर के बाहर छोटे गांवों और देवस्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार करते रहे। अब याद रखना कि जैसे पहले मुगल काल था ना, मतलब यहाँ पे तो तब याद करो 1857 क्रांति में जब उसको यहाँ से बहादुर शाह जफर को यहाँ से भगा दिया जाता है, मायाबार जो रंगों ना वहाँ निर्वासित कर दिया जाता है। अब सोचो उस टाइम कितने लोग जो लाल किले में काम कर रहे थे ये सब थे, अब इनको वहाँ से छोड़ छोड़ के भगा दिया गया। शायद इसमें आएगा आगे एक डायग्राम भी दिया होगा जिसमें दिखाएगा कि उस टाइम, या फिर कभी आप जैसे लाल किला घूमने जाओगे ना तो वहाँ पता चलेगा कि उसका जो विकास किया है अंग्रेज़ों ने, तो वहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ थी उनको उजाड़ दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर। इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले शताब्दियों के शहरों पर नज़र डालनी चाहिए। कस्बों का उनका चरित्र कैसे मिला। कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता है। वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों और संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर उभरे। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी जो ग्रामीण क्षेत्र से उनकी पृथकता को चिन्हित करते थे।
अब यार देखो, सबसे पहले छोटी का एक गाँव होता है, फिर कस्बे होते हैं, फिर शहर होता है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर भी कस्बों और गाँवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में भी जमा हो जाते थे। इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गांवों की ओर विपरीत गमन भी था। अब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों को फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था। और ये याद रखना, ये भी आज भी चीज़ है, जिनका शहरों में घर है तो पैसे वाले हैं। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष में भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था, जैसे लाल किला हो गया, और नगर एक दीवारी से घिरा रहता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवा सराय स्थित होती थी। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। अब यहाँ पे देखो, ये शहर दिया गया, जैसे आपने देखा कि किला होगा, चारों तरफ जो इलाका उसे घिरा रहेगा, ये सब सारी चीज़ें विशेषताएं इसमें बताई गई है। शाहनवाजाबाद 1857, शहर के चारों ओर बनाई गई दीवारों को 1857 के बाद ढहा दिया गया था। लाल किला नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ फासले पर रिज में आप ब्रिटिश बसावट और छावनी भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, लाल किला है और ये यमुना नदी गुजरती है इसके पीछे से। आप तो देखो, सूखा बस कभी ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भरता है यहाँ पे। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई, कांचीपुर में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। याद रखना, इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन आया है, तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो चैप्टर बहुत काम का है। ये नगर मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई धार्मिक आधार पर कौन से शहर बने, मदुरई और कांचीपुरम, तो ये चीज़ याद रखना। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्यौहार अक्सर मेलों के साथ होते थे, जिसमें तीर्थ और व्यापार जुड़े जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा पदाधिकारी मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूह और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग की वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से अपेक्षा की जाती थी कि समाज में अपना स्थान हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। कोतवाल कौन था? कोतवाल, आप क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इस बारे में और जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ें। अब आप समझिए कि उस टाइम पर 1857 क्रांति में इनके दादा जो कोतवाल थे, तभी तो फिर पंडित मोतीलाल नेहरू आते हैं। वो सोचो कितने राजनीतिक लेवल पे, फिर ये तो जब ये जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रधानमंत्री बनते, मतलब इससे ही पता लगता है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो बहुत आगे तक जाते हैं। और इसलिए तो बोला जाता है ना कि आईएएस किन लोग, मतलब जो गरीब तबका है उनके पास एक अपने वर्ग चेंज करने का, ठीक है, क्लास चेंज करने का सबसे बड़ा मौका होता है। नहीं तो आज में ना पूरा जीवन मेहनत कर ले तब भी बहुत मुश्किल है कि आप अपना क्लास चेंज कर पाओ। इसलिए गरीब लोगों के लिए जो है आईएएस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आईएएस बन गए तो आपके दिन, मतलब एक दिन में आपकी पूरी स्थिति चेंज हो सकती है। ये चीज़ याद रखना, इसीलिए लोग आईएएस बनने के लिए मेहनत करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन पर अभी है ना उल्टा हो रहा है। ध्यान समझना कि जैसे देखो मिडिल क्लास होती है ना, मिडिल क्लास के सपने होते हैं कि भाई हम अपनी क्लास को चेंज कर सकें, हम हाई क्लास में जा सके। तो ये लोग क्या होते हैं, मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी है ना, मिडिल क्लास ही करता है। हाई क्लास को मतलब ही नहीं होता है, वो तो अपना बिजनेस करते हैं। लो क्लास बेचारे, उनको ना तो एजुकेशन होता है, ना इतना कुछ ज़्यादा समझ में ही नहीं होती है। वो अपना बेचारा दिनचर्या का जो भी काम करते हैं उसी पे अपना खाना पीना गुजर व्यवस्था करते हैं। अब याद करें, मिडिल क्लास में भी 3 वर्ग होते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास,
मीडियम मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास। अब इससे ये दिक्कत हो रही है अभी कि जैसे गवर्नमेंट जॉबों में देखिए जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, एसएससी हो गया, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात, सरकारें गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म करती जा रही है। अब ये जो वर्ग है ये परेशान है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। तो दूसरी बात, इसमें जो अभी आईएएस बन रहे हैं वो इसी वर्ग के बन रहे हैं, ये और ये फिर थोड़े बहुत यहाँ पे नीचे वाले। अब ये जो है वर्ग सीमित हो गया है। आईएएस का आप रिजल्ट देखना, उसमें कौन लोग ज़्यादा आईएएस बनते हैं, जिनके भाई मतलब मदर फादर है वो अब आईएएस अधिकारी मिलेंगे आपको, या बिजनेसमैन है, या बहुत पैसे वाले हैं जिनके बच्चे हाई फाई स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो उससे जो ये असमानता और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये क्लास ऑटोमेटिक ऐसे भी ऑलरेडी इसमें हाई क्लास में है, अब ये क्लास वर्ग है ना चिंतित है। और इसीलिए बोला जाता है कि जितनी भी क्रांतियों को अगर आप आधार देखोगे वो मध्यम वर्ग ने ही किया है, क्योंकि ये जागरूक भी होता है, पढ़ा लिखा भी होता है। तो भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चीज़ें और ख़राब होती रही एक दिन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी मध्यम वर्ग की होती। तो ये चीज़ याद रखना। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन, ये सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के कर्मी शरण के कारण ही उसके शासन से संबंध नगरों का अवसान हो गया। स्वाभाविक सी बात, अब अंग्रेजों की इनसे क्या मतलब है, अभी नए शहर बसाएंगे। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानी जैसे लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम, पूना आज का पुणे, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसे नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया, परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव ये सब जगह जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणित हुई। अब यहाँ पे देखो, कस्बा क्या होता है, ग्रामीण अंचल में छोटे नगर को कहा जाता है, जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंज एक छोटे स्थानीय बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंध विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध करवाते थे। अब इतना कोई मतलब है नहीं, पर बता रहा हूँ। नदी से गोवा शहर का दृश्य सोचो कि 1812 में गोवा ऐसे था, और उसी टाइम से सोचो फेमस होने लग गया था धीरे धीरे। और एक और चीज़ याद रखना कि किसी क्षेत्र के जो कल्चर है ना वो इतिहास से प्रभावित होता है। जैसे पुर्तगाल जो है गोवा में शासन करते हैं, और लगभग 1962 में जाके भारत वहाँ गोवा जो आज़ाद होता है। अब सोचो कि वहाँ पे पुर्तगाल का शासन रहा लगभग कितने साल, सोचो कि कब आए, लगभग 1510 के समथिंग वो कंट्रोल कर लेते हैं गोवा पे। तो लगभग ये मान के चलो 400 सालों के समथिंग वो लोग यहाँ पे रहे, 400 साढ़े 400 साल। अब स्वाभाविक सी बात है, आज जो आप गोवा में जो कल्चर देखते हो वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी अलग है, कल्चर अलग है, वहाँ का पहनावा, खान पीन, इसलिए लोग वहाँ क्यों जाते हैं एंजॉय करने, या मान लो घूमने फिरने क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ आज़ादी है। वहाँ ऐसा नहीं कि आपके गांव में जैसे भाई कौन कहाँ जा रहा है वो नहीं देखता है, मतलब वहाँ के कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है ना, तो लोग शायद इसीलिए बीच में जाना, ये सब कैसीनो जाना, वहाँ पे सट्टेबाजी बहुत अच्छा खासा चलती है बड़े लेवल पे। आप जिस लेवल की शराब आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी वहाँ मिलेगी, क्योंकि वो कल्चर उन पुर्तगालियों ने डेवलप किया है 450 सालों में। इसलिए गोवा एक भारत का एक अलग देश है, मतलब जहाँ आज़ादी है, स्वतंत्रता है, बहुत अलग चीज़ है। तो ये चीज़ याद रखना कि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी शहर के विकास के निर्माण, मतलब वहाँ की संस्कृति के डेवलप करने में। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, याद रखना, देखो यहाँ पे। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1773 में पांडिचेरी आज का पुडुचेरी में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होने के साथ ही व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। इसी कारण ब्रिटेन जो है राज कर पाता है, क्योंकि उनकी जो है नौसैनिक क्षमता सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियाँ अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थी। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी।
जो होने लगी तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका पतनोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानी के रूप में उभरे। और याद रखना, आज भी नई भारत की आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है? बम्बई को। और बम्बई का कल्चर भी देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें फ़र्क पड़ता है। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों के नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए, लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक की जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। शहरों के नाम मद्रास, मुंबई और कलकत्ता शब्द उन गाँवों व अंग्रेजी प्रभावित नाम है जहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी चौकियाँ बनाई थी। अब उन्हें चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता कहा जाने लगा है। तो ये तो अभी चेंज हुआ है। औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल करते हैं। औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास क्या क्या रहा है। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया था। सरकार का मानना था किसी भी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। याद रखना, ये जो अपने उस टाइम पे नक्शों का क्या उपयोगिता है। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आते हैं। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता, गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाकों की व्यावसायिक संभावनाओं को पता लगाने और कराधान टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसे इकट्ठा करने की कोशिश शुरू करी। यार नगर पालिका का आज भी यही काम होता है। टकराव से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपी हुई थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लेस नगर निगम जैसे संस्थानों को देश से शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना पहला प्रयास 1872 में किया गया था। याद रखना, अब की बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जनगणना शायद 2026 से शुरू होगी ना, जो अब 2021 में होनी थी, पर इन्होंने कराया नहीं, ठीक है। इसके बाद 1881 से 10 के हर 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। तो ये चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग तो 1872 में होती है और नियमित जो 10 साल में होती है। याद रखना, पहली बार टूटी है उसके बाद से, ये चीज़ याद रखो, पहली बार इतना गैप देखने को मिला है, नहीं तो कभी आज तक रिकॉर्ड टूटा नहीं था। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत है। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। एक मिनट, ठीक है। बीमारी से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति या व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है, जिसकी सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया कि आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात की अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठा किए हैं और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था। अब यहाँ पे एक बार आओ, ये बम्बई का मानचित्र है। कास्टल दुर्गे नामक गोले में गिरा इसका किलाबंद आबादी का अंग था। बिंदु के भागों में वे 7 द्वीप दर्शाए जिन्होंने भूमि विकास परियोजनाओं के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया था। अब सोचो, मैप बनाया जाता है, फिर उसका कैसे विकास किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन थे जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारी सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों को वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था
और लोगों को परिवर्तनशील में परस्पर काटती पहचानों की पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी था? जो आदमी अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता था और उपज को खुद शहर लेके जाता था, उसे किस श्रेणी में गिना जाएगा? उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी? तो ये भी दुविधाएं होती थी। नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं? सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास सटीक वैज्ञानिक औजारों ब्रिटिशाई जरूरतों की वजह से मानचित्रों की बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था, ये थोड़ा याद रखना। उस समय तैयार किए गए नक्शों से हमें सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों के नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया है, क्योंकि प्रशासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। परिणाम स्वरूप ये मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध है। जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो वहाँ से गरीबों को हटा दिया गया। तो मैं बता रहा था ना, जब लाल किले, ये आपकी संसद है, राष्ट्रपति भवन, इनका जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पे बस शहरी आबादी थी, तो उनको हटाया गया था। बहुत लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब देते थे काफ़ी अर्से तक। अरे आज भी होता है। तो ये देखना, अपने घर में आएंगे तो भाई जब ये अफवाह फैल जाएगी कि सरकार आपको टेस्ट लगाएगी तो लोग अपनी घर की गाड़ियाँ नहीं बताते हैं। काफ़ी अर्से तक वे जनगणना कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जाँच करवा रही है। देखो तो आज जो लोगों की मनोधारणा बनी हुई उस टाइम में भी बनी हुई थी। इसी कारण से लोग अपनी इन्फॉर्मेशन छिपाते हैं। पूछी जाती है कि लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि घर के भीतर इस समय दुनिया से कट कर है। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। अब इसका एक प्रत्यक्ष एग्जांपल देता हूँ। जो मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उस टाइम जो है कि जो हमारी एक मैडम थी, तो वो मतलब गाँव में सब ऐसी बात है, वो शहरों के टीचर होते थे। गाँव में जब पहली बार जाते थे तो अब वो जनगणना करने के लिए जाते थे, तो महिलाएं अब अपना नाम नहीं बताए, मतलब अपने पति का नाम नहीं बताती थी। तो मतलब वो सोचो कि ये आज ही भारत का है, सांस्कृतिक है, जो भी है, मतलब गलत है, क्या ही उसमें है। पर तो वही है कि पहले लोगों ने ये डाल दिया था कि पति का नाम लेने से है ना, पति की मौत हो जाती है। क्या करोगे, रूढ़िवादिता इतनी ज़्यादा है। तो मैडम मतलब हंसती थी इस बातों को लेके। फिर वो अपने हाथों में जो नाम लिखा के रखती थी वो दिखाती थी। कविता, ये तो तुम्हारी तरफ अभी भी चलता होगा ना कि पति का नाम नहीं लेते हैं? कविता, चलता है ये चीज? तो मेरी मम्मी भी लेती पापा का नाम। नहीं लेती ना? और उनके है ना हाथों में देखना, उनका तुम्हारे पापा का नाम लिखा होगा। पहले लोग यही नहीं, वो ऐसे बोलते हैं फलान जी या उनकी बेटी, उनके पापा। जैसे मेरी बहन का नाम लेके बोल देंगे उनके पापा। वैसे नाम वाली तो प्रथा नहीं है, नहीं चलता हुआ। मेरी मम्मी भी इसे मतलब अपन अभी के जो मानी चलो मेरे भैया भाभी है, उनका तो चाहते, वो तो नाम लेते हैं आराम से। पर जो वो ट्रेडिशन है। और अनु, तुम्हारे इधर बिहार में ऐसा होता है कि तुम्हारी मम्मी पापा का नाम लेती है? नहीं सर, ये इन्होंने जो कहा ना वही सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ जो लास्ट में आ लगाया जाता है, जैसे मेरा नाम अनु है ना, तो अनु ऐसे करके लोग बोलते हैं उधर। तो नाम लेके ही ऐसे उसके मम्मी उसके पापा ऐसे ही बोला जाता है। चलो, मतलब समझ रहे हो ना, ये पितृसत्तात्मकता की सोच है, याद रखना ये चीज। ये सर, या फिर कहीं लोग जाते हैं ना तो एक छोटे बच्चे को साथ में लेके जाते हैं, वहां पे पूछा जाए कि हाँ बताइए हस्बैंड का नाम, तो वो बच्चा बोलता है, ऐसा होता है। और उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर पति का नाम लोगे ना तो पति मर जाएगा। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है इस समाज में। उम्र कम हो जाएगी उनकी, ऐसे भी बोलते हैं। क्या ही करोगे, महिलाओं की तो उम्र कम नहीं होती जब पति नाम ले लेता है। भाई समानता होनी चाहिए ना भाई, पति भी कैसे नाम ले सकता है, फिर क्या उसकी उम्र कम नहीं हो जाएगी? ये औरतों को गुलाम बनाने के तरीके हैं। क्या ही करोगे। चलो, जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे, काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते, क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। मृत्यु और बीमारी से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्राय नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं को
सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था। मतलब आज भी अगर ग्रामीण परिवेश में जाओगे ना, जहाँ पे लोग अगर कोई पत्नी अपने पति का नाम ले लेती है तो उसको है दृष्टि से देखा जाता है कि इसलिए देखो ये पति का नाम लेती है, बड़े ही मॉडर्न वो हो गई है, मतलब उसकी मतलब तिंजांजलि, मतलब उसका मतलब या उसका मतलब मजाक उड़ाया जाता है या उसको उस पर वो कमेंट किए जाते हैं। क्या ही करोगे। कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों की जनगणना जैसे स्रोतों का बाहरी इतिहास से इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये संख्याएं क्या नहीं बता रही है। मगर जनगणना और नगरपालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण, मानचित्रों, रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों को पुराने शहरों के मुकाबले ज़्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। बदलाव के रुझान। जनगणनाओं की सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी के साथ बहुत मामूली और स्थिर रहा। इस चित्र में 12.5 समझा जा सकता है कि 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर 13% होगी। याद रखना अभी लगभग 33% के समथिंग है और आगे आने वाले लगभग मान के चलो 2035-35 तक भारत में 50% जो है शहरीकरण हो जाएगी। अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों के उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज़्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कलकत्ता, बम्बई मध्य तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए। कहने का मतलब ये है कि नई व्यावसायिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर कमजोरी पड़ते जा रहे थे। अब देखो 1841 तक ऐसे आबादी अपनी बढ़ी है धीरे धीरे शहरीकरण का। यहाँ याद रखना देखो कम भी हुई है फिर वापस बढ़ी है। चर्चा कीजिए हटाओ। अब ये देखो यहाँ को शहर है फोर्ट एरिया का बोरा बाजार। जैसे जैसे बम्बई फैली फोर्ट एरिया में भीड़ बढ़ने लगी। अब देखिए इमारतें बढ़ने लग जाएगी। व्यापारी, दुकानदार, नौकरी पेशा लोग इस इलाके में आने लगे। बहुत सारे नए बाजार खोले, बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। इस भीड़ भड़ाके से चिंतित अंग्रेजों ने फोर्ट के उत्तरी इलाके से भारतीयों को खदेड़ने की कोशिश शुरू की। अब वो ज़्यादा भीड़ हो रही है तो उन्होंने भगाने का प्रयास किया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंदर होने के नाते शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादकों के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीज़ें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों कस्बों से बिल्कुल अलग ला खड़ा किया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। उसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों, नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्त्रों के संग्रह का केंद्र था, जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों का स्थापना हुई। याद रखना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है शहरीकरण का। और इसमें एक और आएगा जो फैक्ट्री, मतलब जो ये आधुनिक हथियार के जहाँ बनते थे, जैसे आगरा हो गया, ये कैंटेन जो क्षेत्र होता था वो भी शहर में बदले। जमलापुर, वोल्टियर तथा बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, भाई शहरीकरण कैसे हुआ है भारत में, तो ये याद रखना है। इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन है। तो देखो है मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर, परंतु पूछा इंडियन सोसाइटी में। भाई कहीं पे पूछा जाए पर याद रखना पूछा है यूपीएससी ने क्वेश्चन। कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट टॉमस विलियम डेलियन का उत्कीर्ण चित्र है। 1787 में ओल्ड फोर्ट ये पानी के किनारे बनाया गया था। अमरीक माल यहाँ उतारा जाता था और स्थानीय लोग यहाँ नहाने धोने के लिए भी आते थे। नए शहर कैसे थे? बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। अब देखो ये नए प्रकार के शहर होंगे। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता, बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसी वो चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। याद करो बंदरगाह शहर एंशेंट और मिडिवल काल में जाओगे आप, वहाँ पे भी थे। मदुरई हो गया, ये तो ये चीज़ याद रखना। तो ऐसा नहीं कि अभी थे, पहले से भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं कंपनियों में बनाए थे और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, बम्बई में फोर्ट। याद रखना ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अगर आप 1995 के उधर क्वेश्चनों में देखोगे तो ये थोड़ा याद रखना कहाँ पे कौन सा किला था। बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। कलकत्ता में थे जो फोर्ट विलियम था, ये पूछा था भाई ये किस उद्देश्य से यूज होता था, तो ये याद रखना ट्रेनिंग की जाती थी जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके लिए।
यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपीय भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए जाते थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद ये नस्ली फर्क और भी तीखा हो गया था। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि जहाँ से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती और दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे। क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ कारखाने लगाना आसान था। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारी उद्यमियों ने मुंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। हालांकि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसे आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। सोचो, अब उन्होंने निर्यात करने का काम कर रहे थे बस। इन शहरों की ज़्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे 763 क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। उस समय यहाँ सही मायनों में केवल 2 औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर और दूसरा जमशेदपुर। याद रखना, टाटा के द्वारा बसाया हुआ। कानपुर में चमड़े की चीज़ें, और आज भी फेमस है कानपुर इसी चीज़ के लिए, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत कभी भी एक औद्योगिक देश नहीं बन पाया क्योंकि पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये चीज़ याद रखना। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इसमें औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे जो काम हो रहा था वो उपनिवेश के तहत तो हो रहा था। मतलब भारत उपनिवेश, वहाँ से कच्चा माल निर्यात किया जा रहा है, वहाँ से सामान आ रहा है बस। द ओल्ड फोर्ट हाउस ऑफ राइट्स बिल्डिंग, थॉमस विलियम डेनियल। दाएं हाथ में फोर्ट हाउस नाइले परिसर के खुले तोरण पन्त वाले बरामदे और लंबे खंभों को 1792 में ढहा दिया गया। इसके बगल में राइट्स बिल्डिंग खड़ी की, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जिन्हें भारत में आने पर राइटर्स कहा जाता था, बाद में यह इमारती सरकारी कार्यालय बन गए। अगर आप देखोगे, जैसे अंग्रेजों को जो स्थापत्य कला है वो बहुत अलग है भारत में। इतने बड़े बड़े, जैसे अगर आप राष्ट्रपति भवन देखोगे, कभी संसद देखोगे, या नॉर्थ और साउथ ब्लॉक देखोगे, तो वहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी, और भारतीय में ऐसा नहीं था। ये चीज़ याद रखना। एक नई शहरी परिवेश, औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्य संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। दुभाषी, बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों को भी इन नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों या घाटियों का विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाज रानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, हथियार डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासित कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यह राइट्स का आज से कलर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत है। ये याद रखने कौन थे? भारतीय ही थे। किले की चार दीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारी एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उप शहरी इलाकों में बगीचा घर बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेसकोर्स और रंगमंच भी बनाए गए थे। अब यह रखना कि भारत का कल्चर नहीं है। आप जो कल ये देखते हो, ये अंग्रेजों की ही देन है। चौरिंग में नई इमारतें, थॉमस और विलियम डेनियल 1787 में। अब देखो धीरे धीरे नई नई कॉलोनियाँ बसने लगी। मैदान के पूर्वी किनारे पर अंग्रेजों के निजी मकान 18वीं सदी के आखिर में बनने लगे थे। इनमें ज़्यादातर मकान पैलेडियन शैली के थे, जिसमें गर्मियों में बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बड़े बरामदे बनाए जाते थे। ये देखो, द मार्बल पैलेस, संगमरमर महल, कलकत्ता का। ये नई शहरी सम्राट वर्ग के किसी भारतीय परिवार द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। सोचो, ऐसे नहीं कि भारतीय लोगों के पास, जिनके पास पैसा होता था, वो बड़े बड़े घर भी बना रहे थे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग की ढलानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी ज़मीनें भी खरीद ली। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए त्यौहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मध्यम वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर, मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनसे दूर रहना चाहिए।
ज़्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चारों गाँव खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए थे। याद रखना, आज भी है ये, हर शहर में पाया जाएगा सिविल लाइन्स करके, आप देख लेना, जयपुर में, दिल्ली में, हर जगह, हर शहर में। तो इसका मतलब कौन है? सिविल लाइन्स का मतलब कोई नियम पढ़ो, ये सिविल कि जो ये लोग अपने आप को सभ्य समझते हैं। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया गया था। देखो, छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया था। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों बने बंगलों, बैरकों, पेड़ मैदान और चर्च आदि से ये लेस छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। तो थी ही। भारतीय कस्बों को घनी और बेहतरी बसावट के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन के नमूना भी थी। अंग्रेजों की नज़र में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले के केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी के स्रोत भी थे। सोचो, आज भी देखो ना, भारत में विभाजन है। एक तरफ देखो, अगर आप दिल्ली में जाओगे, नॉर्थ, आप इधर चले जाओ नेहरू पैलेस साइड में, वहाँ सबसे बड़े बड़े मतलब सब पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। और वहीं आप इधर गोपालपुर या जो और भी कच्ची बस्ती इलाका है, वहाँ जाके देखो, वहाँ के हालात देखो आप। अब यहाँ के लोग कभी यहाँ आना चाहेंगे? कभी नहीं। तो यही जो अंग्रेजों के टाइम में, तो वो आज भी है। मतलब विडम्बना है कि भारत में आज़ादी के इतने साल बाद में चीज़ें इतनी बटी हुई है, क्या ही करोगे, इस पर कोई बात करता ही नहीं है ना। चितपुर बाजार चार्ल्स डी ओकोली द्वारा। चितपुर बाजार कलकत्ता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मकानों को देखिए। एक तरफ अमीर जमींदारों की ईंटों से बनी इमारतें हैं, ये देखो, और दूसरी तरफ फूस से बनी गरीबों की झोपड़ियाँ हैं। और ये देखो, आज ही मुंबई में धारावाही जो मान के चलो बस्ती है, चौल है, वहाँ पे कितनी विडम्बना दिखाती है। तस्वीर दिखाई दे रहे मंदिर को अंग्रेज ब्लैक पेगोडा कहते थे, जिसके यहाँ रहने वाले गोविंद राम मित्तर नामक जमींदार ने निर्माण करवाया था। नस्ल पर आधारित भाषा के चलते नाम भी अक्सर स्याही रंग में होते थे। अच्छा, ये आज भी है ये मंदिर। मतलब मेरा कहने का मतलब कि समाज आज भी वैसा ही है। ऐसे नहीं है कि अपन आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिलने का ये मतलब नहीं है कि आज अंग्रेजी शासन नहीं है। अरे आज़ादी अपन, इसलिए भगत सिंह, याद रखना कि बाद में समाजवादी क्यों बने। चलो, तो मतलब अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ना, भगत सिंह को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, आप देखना यूपीएससी सिलेबस में कहीं भी ज़्यादा भगत सिंह के बारे में देखने को नहीं मिलेगा आपको। भगत सिंह की अगर विचारधारा अगर कोई पढ़ाने लगे ना, तो ये सत्ता के लोगों को ना उठा के फेंक दिया जाए, इसलिए भगत सिंह को नहीं पढ़ाया जाता। भगत सिंह साफ बोलता था कि हमें अंग्रेजों से गुलामी नहीं चाहिए, हमें जो औपनिवेशिक मानसिकता है, जो लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहती है, हमें उससे भी आज़ादी चाहिए। अब वो चाहे भारतीय हो या चाहे अंग्रेज हो। इसलिए याद रखना कि भगत सिंह को नहीं पढ़ाते हैं लोग, कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। पर हकीकत में तो भगत सिंह समाजवादी थे, भगत सिंह समाज में समानता चाहते थे, पर वो कभी आएगी नहीं ना, क्योंकि भगत सिंह को तो पढ़ाया नहीं जाएगा। गांधी जी क्यों बढ़ावा दिया जाता है? क्योंकि गांधी जी सबको भाई हाँ चलो ठीक है, मतलब वो आदर्शवादी बातें करेंगे कि सर्वोदयों का कल्याण होना चाहिए, पर भगत सिंह ऐसे बोलते थे ऐसे कल्याण नहीं होगा, आपको छीनना पड़ेगा, उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये अंतर है। और याद रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शासक वर्ग क्या चाहता है। इसे ये पता लगा भाई भगत सिंह को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, भगत सिंह की आइडियोलॉजी को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो सीधा सा मतलब है, और आप गांधी को प्रमोट कर रहे हो, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आप अपनी सत्ता का सुख भोगना चाहते हो, बस लोगों को कुछ नहीं देना चाहते। ये चीज़ याद रख लेना। काफ़ी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गौरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी, लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी भी महामारियाँ फैली, हजारों लोग मारे गए, तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता वहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उनका बेहतर कि कहीं ये बीमारी ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में भी ना फैल जाए। देख रहे हो यहाँ पे वो काम क्यों कर रहे हैं ताकि वहाँ की बीमारी यहाँ ना आ जाए। और जब कोविड-19 आया था तब भी तो यही हालात थे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अमीर वर्ग हाई क्लास कभी भी वो आपको लगता है कि दान पुण्य करते हैं, ये सब ना उनको लगता है कि ये लोग विद्रोह पे ना उतर आए। इसलिए ये देखो ना, ये मंदिर वंदिर क्यों बना रहे हैं, ताकि ये लोग जो एक तबका है समाज का, बस ये मंदिरों तक हाँ भाई मंदिर बन गया, पूजा पाठ करे, बस उसी में संतुष्ट रहे। और क्यों जो है धर्म की आइडियोलॉजी बोली जाती है बहुत खतरनाक होती है। धर्म है ना व्यक्ति को हमेशा गुलाम बनाए रखती है। कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं कहता कि धर्म अफीम के समान है। जैसे क्या होता है, अफीम किसी को खिला दो आप, फिर जो चाहो वो करवा लो आप उससे, वो सब कुछ करेगा। वैसे ही धर्म के नाम पर लोगों का शोषण होता है।
धर्म लोगों में यहाँ भाई शांति की बात, प्रेम की, भाईचारे की बात करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि एक गरीब तबका आंदोलित ना हो सके। ये चीज़ हमेशा याद रखना। धर्म गुलाम बनाता है लोगों को, मानसिक रूप से बहुत गुलाम बनाता है। आज जब बीजेपी धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, सोचो कि जो SC ST समुदाय है उनको भी बोलते हैं अरे तुम भी हिंदू बनो, तुम क्या कर रहे हो और वो अपने आप को हिंदू बनने के चक्करों में बीजेपी को वोट देते हैं। फिर बाद में पता लगता है कि ये तो आरक्षण खत्म करने में लगे हैं। तो मतलब समझिए ये चीज़, बीजेपी की आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है, क्योंकि धर्म के नाम पे तो कोई व्यक्ति जुड़ जाएगा ना, फिर उनके जब वही चीज़ें होती है। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि इन चीज़ों को, आइडियोलॉजी को समझा करो। ऐसी चीज़ें ऐसे ही घटित नहीं होती। ये क्यों मंदिर बनवा रहे हैं, इनका पर्पज़ है। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग जब मंदिर बना देता है तो उनके जो व्यापार है वो बढ़ता फूलता रहेगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। ये समुदाय उनकी सेवा करता रहेगा, इनके व्यापार को बढ़ावा देता रहेगा, और इनकी आत्मसंतुष्टि के लिए ये कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। ये क्योंकि ये इनको तो इन पर खर्चा करना नहीं है, क्योंकि अगर इन पे खर्चा करेंगे तो समझ बात है ये आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो इनको टक्कर देंगे आगे जाके। तो सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप उसको समझा करो कि भाई दिक्कतें क्या हैं, क्यों आज भी समाज जो है क्यों नहीं क्रांति के लिए उतरता, क्यों नहीं भारत में क्रांति नहीं होती। कारण ये है, गांधी को इतनी आइडियोलॉजिकल रूप से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि गांधी शांति की बात करते हैं, धर्म भी यही बात करता है। भगत सिंह को, मार्क्स को, इनको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? अपन नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। 1860-70 के दशकों से साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गए और भारतीय शहरों में के निर्माण में गतिविधियों पर अंकुश लगाए गए। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। सोचो ये नाली व्यवस्था आज भी कोई से शहर में चले जाओ, जब बरसात होती है तो बाढ़ जैसे हालात क्यों हो जाते हैं? इससे पता लगता है कि क्या ही सिस्टम बना के रखा है। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी का एक अहम तरीका बन गया। पहला हिल स्टेशन, छावनी की तरह हिल स्टेशन पर याद रखना, ये भी एक शहरीकरण का कारण था। पर्वतीय शहरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू था। याद देखो इसमें जो क्वेश्चन में वेराइटी दी है ना, अगर ये आप कर ले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हो UPSC PYQ में जो आया हुआ इंडियन सोसाइटी में। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। शिमला, वर्तमान शिमला की स्थापना गुरुखा युद्ध, याद रखना, शायद नेपाल वाला है, और इसी काली नदी के उसी हुआ था, इसी टाइम का विवाद है वो, के दौरान की गई। अंग्रेज मराठा ठारा के युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद को चौकसी करने और दुश्मनों के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। भारतीय पहाड़ों को मृदु और ठंडी जलवायु के फायदे की चीज़ माना जाता था, खासतौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम की बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे। अब दूसरी बात ये देखो, यूरोप से आए हैं। अब जब यूरोप से आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको गर्मी कैसे रास आ जाएगी। तो ये इसीलिए देख लेना, इन्होंने अपनी राजधानियाँ भी जो है, जो ठंडे शहर थे वहाँ बसाई। अगर आप जम्मू कश्मीर तो अभी ख़त्म हुआ है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, नहीं तो है ना जम्मू कश्मीर में। हाँ, 2019 की समथिंग 2 राजधानियाँ थी, एक शहर मतलब शीतकालीन, एक गर्मी के टाइम में। सोचा सामान इधर से ट्रांसफ़र होता था, कितना खर्चा हुए। ये अंग्रेज़ों की देन थी। मतलब उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज़्यादा आशंका रहती थी। वे फौजियों की बीमारी से दूर रहने की पूरी कोशिश करते थे। सेना को भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। इन हिल स्टेशनों को सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफ़ी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे हमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशन पर डेरा डाल लिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानी बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया गया। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेजों यूरोपियनों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियाँ बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे विला और बागों के बीच में स्थित कॉटेज बनाए जाते थे। कॉटेज याद रखना, एक मूवी भी देखी होगी आपने, कृष्णा कॉटेज। वो इसी मतलब कॉटेज का मतलब क्या होता है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, बागान होते हैं, मतलब उस तरीके से। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थाएं आंग्ल आदर्शों को प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोप के सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। अब सोचो ये
मतलब अपना क्लब सोसाइटी बना लेते थे। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। यद्यपि अंग्रेजों ने पहाड़ों में औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय लोग पहले की तरह ही रहते थे। मतलब बर्फ़ के लिए देखो ढालनुमा आकृति होती है, जब बर्फ़ पड़ती है पिघल के गिर जाती है। और ये यार ना जलवायु बहुत निर्भर करती है कि आपका आवास या जो भी आपकी स्थापत्य है वो जलवायु पे निर्भर करती है कि आपकी जलवायु कैसी है, वहाँ पर पत्थर किस तरीके का मिल रहा है, आपको मटेरियल किस तरह मिल रहा है, मौसम कैसा है, क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग घरों की छतें बनाई जाती है। ये चीज़ याद रखना। रेलवे के आने से पर्वतीय शेरगाह बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गए, पर याद रखना आज ये संकट में है। आज सब लोग एक कंक्रीट नुमा जंगल बना रहे हैं, और ये गलत है। इसीलिए अपने को ऐसी ज़रूरत पड़ती है। अगर अपन ना अपना जो इंडियन कल्चर रहा है स्थापत्य का, अगर उसको अगर मद्देनजर रखें तो ऐसी वैसी की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। वही है कि सब एक जैसा बनाना चाहते हैं। अब बातें भी वहाँ जाने लगे, उच्च और मध्यम वर्गीय लोग महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। वहाँ उन शासक यूरोपीय विभाजन के निकट होने का संतोष मिलता था। दूसरी बात देखो, आज भी ये लोग हैं जो घूमने के लिए मनाली, कुल्लू मनाली सब क्यों है, क्योंकि उसी ज़माने से बने हुए हैं भाई घूमने लायक। हिल स्टेशन अपने से अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। पास के हुए इलाकों में चाय और कॉफ़ी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ आने लगे। इसका नतीजा ये होगा कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की सैरगाह नहीं रह गए थे। देखो ट्रॉम गाड़ियाँ जो अगर आज देखो तो ब्रिटेन में चलती है, तो सोचिए कलकत्ता में इसी तरह विकसित हुई। नए शहरों में सामाजिक जीवन साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने के अनुभव थे। वहाँ जहाँ जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी, वहाँ चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों दर्शन एक साथ होते थे। जब मैं पहली बार खुद कलकत्ता गया तो मैं खुद जब मैं कलकत्ता भी गया, बम्बई भी मैं गया, तो बड़े बड़े जो महानगर मैंने देखे भाई, वहाँ का जीवन में जब पहली बार गया पागल हो गए कि लोग बस कोई मतलब नहीं भाग रहे हैं बस। दिल्ली में देखो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, दिल्ली में अगर आप जाओगे तो फिर भी मेरा मानना कलकत्ता और बम्बई के तो पीछे है दिल्ली, इतना उनकी बराबरी नहीं कर सकता। कलकत्ता दिल्ली में तो बहुत अंतर है भाई। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों से के आने से यहाँ हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। याद करो मेट्रो ऐसे तो काम करती है। मेट्रो की जरूरत ही क्यों पड़ी, कि जो गाजियाबाद, नोएडा, ये दूर दूर के जो क्षेत्र है, लोग यहाँ आराम से दिन में काम करने आते हैं, रात को चले जाते हैं। तो मेट्रो वही काम करे जो ये काम पहले करती थी। समय साथ साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाकिफियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशाला और 20वीं सदी में सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरी लोगों में मिलने जुलने की उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने थे तो लोगों को पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रही। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियरों, अकाउंट्स की मांगें बढ़ती जा रही थी। नतीजा मध्यम वर्ग बढ़ता गया। उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षण संस्थानों तक अच्छी पहुंच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं, सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून और तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। तो याद रखना भारतीय आज़ादी में शहरीकरण की भी एक भूमिका है, इसे ये साफ पता लग रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। अमार कथा मेरी कहानी विनोदनी दासी 1819 बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष के साथ काफ़ी काम किया है। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना 1883 के पीछे उनका मुख्य हाथ था। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए भी जाना गया। 1910 के बीच उन्होंने अमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने समाज में औरतों की समस्या पर केंद्रित कई भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेत्री, संस्था, निर्माता और लेखिका कई भूमिकाओं एक साथ निभाती थी, लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक समाज ने सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को कभी पसंद नहीं किया। सोचो। और आज भी ये विडंबना है कि अगर औरतें पुरुषों जैसे काम करने लग जाती हैं तो उनको मतलब क्या बोलते हैं कि भद्र या मतलब विचलनकारी प्रवृत्ति के समझा जाता है। जैसे महिलाएं सिगरेट पीने लगे तो ये लोगों को ना पचती नहीं है ये बात। या महिलाएं जो है गुटखा पान करने लगे, या महिलाएं शराब करने लगे, या महिलाएं गाड़ी चलाने लगे। सोचो, जैसे आप यूट्यूब पे और रील देखते होंगे तो उसमें जैसे पापा की परी बोला जाता है। अगर मतलब समझ रहे हो कि मतलब मानसिकता देखो आज भी लोगों की वैसी है कि महिला ये काम कैसे कर सकती है, तो पापा की परी है ये तो
मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उस समाज में महिलाओं को स्वीकृति या अस्वीकृति थी, वो आज भी समाज में है भाई। बहुत सारी चीज़ें आज भी महिलाएं जब करने लगती है तो पुरुषों को लगता है कि यार ये तो हमारी सत्ता को चैलेंज कर रही है। जैसे सोचो गाड़ियाँ चलाना, ये सब सारी चीज़ें, जैसे आज भी अगर आप नोटिस करो कि मतलब कितना परसेंटेज, मेरा मानना है 1% जैसे मान के चलो सार्वजनिक जो वाहन है, जैसे मान लो रेल चलाने में कितनी महिलाएं हैं, मेट्रो चलाने में कितनी महिला है, बसें चलाने में कितनी महिला है, ऑटो चलाने में कितनी महिला है, देखना कभी कुछ ही नहीं मिलेगी, बहुत रेयर, 0.01%। इससे क्या पता लगता है? यही तो गुलामी है कि महिलाओं को। और सब जैसे मुझे खुद को याद अच्छे तरीके से, जब मैं कॉलेज में था छत्तीसगढ़ में, तो पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वहाँ अखबार में पढ़ा था कि एक महिला थी, वो पहली बार ऑटो चला रही थी, तो उसका अखबार में नाम छपा। सोचो, अरे 2015-16 की बात होगी। फिर जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने दिल्ली में 2020 के टाइम में यहाँ एक औरत को देखा। मतलब सोचो कि 100 ऑटो वाले हैं, वहाँ पे एक औरत है। अब तुम्हें पता, कभी उनसे अगर आप कभी अनुभव पूछोगे तो भाई वो बहुत चीज़ें झेलती है, इतना ईजी नहीं होता है। तो मतलब आज भी महिलाओं के लिए घर से बाहर निकल के काम करना भाई बहुत बड़ी टास्क है। लोग उनको हेयर दृष्टि देखते हैं, या फिर लोग कभी आप देखना, जो महिलाएं बाहर काम करती है तो उनसे मतलब लोग डायरेक्ट सीधा बोल देते हैं, अरे बाहर काम करने जा रही है ना, पक्का इसका कोई अफेयर होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो मतलब समाज कभी नहीं चाहता कि महिलाएं बाहर निकले, काम करे, उनको कभी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। महिलाओं को खुद अपनी आज़ादी तय करनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखना कि महिलाओं को किसी का कमेंट से, इन चीज़ों से बहुत बार ऐसा होता है कि महिला अपने आप को जॉब छोड़ देती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इनसे क्या मतलब भाई? अपनी खुद की व्यक्ति पुरुष क्या अपनी स्वतंत्र लाइफ नहीं जीता जब बाहर रहता है तब? अब मतलब एक मैं कठोर सामाजिक तथ्य बता रहा हूँ, पर एक चीज़ याद रखना, हकीकत है ये तो। इसे मान के चलो कि यूपी और बिहार से पुरुष माइग्रेट होके जाते हैं, क्या उनके शारीरिक संबंध नहीं बनते बाहर जाते हैं तब? ये जो वैश्याल्य जो बनते हो, क्यों बनते? इन्हीं लोगों के लिए तो बनते हैं ना। अब जब वो संबंध बना सकते हैं, तो अगर मान के चलो कोई महिला अगर बाहर निकल रही है, काम कर रही है, अगर वो बना ले तो क्या बात हो गई? क्या समाज की नैतिकता का निर्धारण क्या पुरुष महिलाओं ने लेके रखा है कि महिलाएं नैतिक रहेगी तो समाज नैतिक रहेगा? मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है ना कि भाई हाँ, महिलाएं नैतिक रहनी चाहिए। भाई ये क्या बात हुई? नैतिकता का अगर पैमाना नापना हो तो दोनों तरफ से नापो ना आप। या पुरुष भी नैतिक बने, फिर महिलाएं क्यों नैतिक बने? अगर पुरुष नैतिक नहीं बनना चाहता तो महिलाएं क्यों बने? महिलाएं भी अपना स्वच्छंदता रखे, अपना संबंध बनाए जिससे बनाना हो। और भाई सभी सी बात है, ये गुलामी क्यों आखिर में? अरे एक तरफा गुलामी क्यों? जब कभी आप मतलब जो फेमिनिज्म लोगों से मिलोगे ना, तो मतलब उनकी बातें बहुत कुछ बातें सही भी है, पर कुछ ज़्यादा वो ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे उतर जाता है कि महिलाओं को बाल भी नहीं रखने चाहिए, बच्चा भी धारण नहीं करना चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है, इतना भी नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल है ना, तो उन चीज़ों का थोड़ा रखना चाहिए। मतलब अब उतना भी ज़्यादा नहीं उतरना चाहिए विरोध में। पर आजकल जब फेमिनिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसमें है, जैसे आजकल देखना, अभी मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम लोग शादी करना चाहोगे तो तुम बोलोगे नहीं। और ये मेजोरिटी ऑफ द आजकल महिलाओं के साथ यही है कि आप उनसे पूछोगे शादी करना चाहते हो, बोला नहीं। अब ये चीज़ें भी गलत है ना, कि सोसाइटी के लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। भाई सक्सेशन कैसे होगा? अगर स्वाभाविक सी बात है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? फिर पारिवारिक संस्थाएं वो कैसे आगे बढ़ेगी? तो उस लेवल पे विरोध गलत भी, परंतु हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर अपनी समानता की बात करनी चाहिए। मतलब फेमिनिज्म का जो उग्र रूप है ना, वो बोलते हैं कि पुरुष भी तो क्या बच्चा इसीलिए पैदा करते हैं, तो हम क्यों करें? अरे भाई, आपको नेचुरल राइट मिला है, भगवान मतलब नेचर ने आपको दिया है वो चीज़, तो अब उससे कैसे भाग सकते हो? तो इसीलिए ना यूरोप में अभी क्या कल्चर चल रहा है, मतलब समझो फेमिनिज्म का एक बहुत गहरा रूप है ये। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि महिलाएं जो है, मान देखो, पहली बात तो यूरोप में तो ऐसे शादी वादी कल्चर है भी नहीं, तुम्हें पता है। वहाँ पे तो सब लिव इन रिलेशनशिप उस टाइप से चलता है कल्चर, वहाँ निर्भरता नहीं है, महिलाएं स्वतंत्र है। और मैं फिर बता रहा हूँ, लिव इन रिलेशनशिप अगर मान के चलो कि भारतीय समाज में अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ये है आर्थिक निर्भरता का संकेत है। महिलाएं निर्भर नहीं है पुरुषों पे। और जो विवाह सिस्टम होता है ना, विवाह सिस्टम महिलाओं को निर्भर बनाता है, गुलामी बनाता है, ये चीज़ याद रखना। जो आज तुम लोगों को जो चीज़ें गलत लगती होगी, लिव इन रिलेशनशिप गलत है, पर याद रखना जिस दिन आप समझदार बनोगे, सक्षम बनोगे, उस दिन आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और महिलाओं के लिए तो आज़ादी का स्रोत है ये हमेशा याद रखना। ये महिलाओं के लिए गुलामी नहीं है, महिलाओं के लिए गुलामी विवाह होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो।
तो समझने की बात है। तो यूरोप में अभी क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे मतलब समाज बात, वहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप कल्चर ज़्यादा चलता है। तो वहाँ शादी का जो सिस्टम है वहाँ ख़त्म होता जा रहा है। अब इससे क्या हुआ ना कि मतलब वहाँ जो है कि महिलाएं जैसे मान के चलो भाई इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, अपना दायरा खुद निर्धारित करना चाहती है कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मुझे कोई प्रत्यारोपित नहीं करेगा। तो वहाँ की जो महिलाएं क्या करती है ना, जैसे उनको जॉब करना होता है। अब 22 की बात है, एक एज मानी जाती है भाई 20-25 साल तक आप पढ़ लो आराम से, 25 से मानी चलो लगभग 40-40 साल तक आप आराम जॉब करो, अपना करियर स्टेबल करो। तो वहाँ क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, जो वर्किंग वुमेन होती है, तो कभी भी यार जो वर्किंग वुमेन होती है ना उसको दिक्कत होती है अगर बच्चा वच्चा पैदा करने में, इनमें दिक्कत होती है। तो वो क्या कहते हैं, अपना गर्भाशय को ना निकाल के, मतलब वहाँ पे ऐसे फैसिलिटी है, उसको रख देती है अलग। और जब उनको भाई शादी करनी होती है, माँ बनना होता है, तब वो गर्भाशय को वापस से धारण करती है। तो सोचो कि फेमिनिज्म का ये लेवल उस लेवल तक भी पहुँच चुका है। पर वही है, देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे समाज ने महिलाओं को शोषण किया, तो महिलाएं भी अपने आप को चाहेगी ना कि हम इन शोषण से मुक्ति पाए। तो मुक्ति के तरीके होते हैं ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ हमेशा याद रखो, शहरीकरण होगा ना तो महिलाओं को आज़ादी है। ग्रामीण समाज जो है महिलाओं की आज़ादी को छीन लेता है। ये पर्दा प्रथा सिस्टम सोचो ना, गाँव में क्यों है शहरों में तो नहीं होती है। मतलब शहरों में भी होती है, जो रूढ़िवादी परिवार है उनका क्या ही क्या हो गए, परंतु फिर भी आप ये चीज़ समझिए, वही गाँव में आप कोई महिला किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती, जो मतलब थर्ड पर्सन, पर यहाँ शहरों में कर सकते, अपना काम कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है। सामाजिक नैतिकता भी भिन्न भिन्न हो जाती है। शहर की नैतिकता अरे गाँव की नैतिकता एक अलग हो जाती है गाँव में सब जो एक महिला होती है पूरे गाँव में मतलब घूंघट पर्दा करके ही चलती है, कि पूरा गाँव उसको जानता है। शहरों में क्या, चलो ठीक है, शहर घर में करना पड़ रहा है, घर के जैसे बाहर निकले गेट से, अब जैसा कपड़ा पहनो वैसा पहनो। तो ये चीज़ याद रखना, आज़ादी कहाँ कहाँ से मिल सकती है लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्रिकाओं, आत्मकथा और पुस्तकों के माध्यम से मध्य वर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। परंपरागत प्रतिशतात्मक कायदे कानून बदलने की इन कोशिशों में बहुत सारे लोगों को असंतोष था। सोचो देखो ये चीज़ समझो, समाज वही है आज भी भाई। अब जो कि पहले काम करने लगे थे उस टाइम भी असंतोष था, आज भी है। रूढ़िवादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। जिससे मैंने अभी बताया भी, ये बात हो भी रही है। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहे। देख लो, जो समाज सुधारक थे वो भी यही चाहते थे। हाँ, महिला की स्थिति सुधरे परंतु फिर भी अच्छी पत्नी बने समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिला की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फैक्ट्री मजदूरी, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहरों के नए व्यवसाय में दाखिल होने लगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता, जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। देख लो। और इसके आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपको कभी ये चीज़ें दिखेगी नहीं, पर आप जब माइनर लेवल पर इनका करोगे। देखो रजनीकांत है ना, रजनीकांत ले लेते हैं। अब वो सोचो उसकी एज लगभग मेरे अनुसार तो शायद 60 या 70 के समथिंग हो चुकी है, 60 या 70 मान के चलो। अब वो जब भी मूवी बनाता है, ध्यान से समझना, जब वो हीरो के रोल में होता है, अब उसके लिए जो अभिनेत्री आएगी उस मूवी में वो बहुत कम उम्र की रहेगी, 20 से 25 साल। हकीकत यही होता है। सोचो ये 60 से 70 साल का इसके साथ दिखाया जाएगा कि हाँ देखो इसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ है। मतलब समझिए विडम्बना। पर कभी भी एक मतलब जैसे ये अभिनेता है रजनीकांत, तो इसको मेन लीड रोल मिल जाता है एक अभिनेता के रूप में, पर कभी भी जो अभिनेत्री होती है उसको कभी नहीं मिलेगा। कभी आपने देखा है कि जैसे मान के चलो कि कौन थी उस जमाने की, माधुरी दीक्षित थी, इनको मेन रोल मिला और कोई 20-25 साल का लड़का मिल रहा हो। सोचो ये क्या असमानता नहीं है, और बहुत बड़ी असमानता है ये। पर वही है कि समाज ऐसा बन चुका है ना, अपने को दिखती ही नहीं ये चीज़ें। तो बोलो, अपने तो लगता है यार बढ़िया है, चलो कोई भी सलमान खान आ रहा है, सलमान खान की आज एक 55-60 साल हो चुके हैं और उसके साथ 20-25 साल की लड़की अभिनेत्री के रूप में कार्य कर रही है। वो दिखता ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने अंदर मतलब समाज में एक चीज़ घुसा दिया गया है, मतलब कचरे की तरह भर दिया गया है, वो दिखता ही नहीं है अपने को कितनी बड़ी विडम्बना है ये। 19वीं सदी के आखिरी की एक काली घाट पेंटिंग है। स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों को बेचैनी को अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया गया जाता है। देखो अगर बार महिलाएं सशक्त बनी तो देखो पुरुषों को गुलाम बना देगी
ज़्यादा देश में औरतें जादूगरनी के बेस में आदमी को भेड़ बना देती है। जैसे जैसे औरतें पढ़ लिख कर अपने घर की चार दीवार से निकलने लगी, लोकप्रिय तस्वीर में औरतों की ऐसी छवियाँ खूब दिखने लगी। अब कल है ना, एक पता नहीं कोई यहाँ पे कोई पुस्तक बेचने वाला अपने आप को टीचर भी बता रहा था, वो कल एक कमेंट किया कि भारतीय समाज में जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, ध्यान देखना उस क्या बात बोल रहा है वो, कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनके बेटे आईएएस अधिकारी बन गए, ठीक है। और जो आज जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, वो उनके बेटे नचनिया बन रहे हैं। अरे भाई ये नहीं देख रहे हो, ये आज़ादी है। नचनिया बन रहे हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, महिलाओं की प्रगति को हमेशा समाज ऐसे ही नापता है। उनको मतलब उनकी जो है कैरेक्टर पे आवाज़ उठा दी जाएगी। महिलाएं जब स्वतंत्र बनती है उन पे लांछन लगाए जाएंगे। पर कभी भी एक चीज़ याद रखना कि जब महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले उनको कैरेक्टर उनका डिसाइड कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो महिलाएं, मतलब इसलिए बोलते हैं ना कि भाई जो अगर आप ये चीज़ हमेशा समझना कि भाई महिलाओं ने ही सामाजिक नैतिकता का क्यों वो लिया है कि भाई चोला पहना कि हम ही नैतिकता को बचाएंगे। तो ये सोचने की बात है। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोगों के शहर नए अवसरों की स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए यह एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज़्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गाँव में छोड़कर आते थे। शहरों की ज़िंदगी संघर्ष थी, नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीब ने वहाँ प्राय अपनी एक अलग जीवन शहरी संस्कृति रच ली थी। धार्मिक त्योहारों, तमाशे और लोग रंगमंच उत्सवों आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज़्यादातर उनके भारतीय यूरोपीय स्वामियों को मजाक उड़ाया जाता था। मछुआरों की नज़र से ये 20वीं सदी की शुरुआत में जेल्लेपाड़ा मछुआरों के क्वार्टर कलकत्ता के लोगों में प्रचलित एक स्वांग का हिस्सा है। दिल में एक भावना से कलकत्ता में आया, कैसन कैसन मज़ा हम हिया देखने आया देखने पाया। अरे समाज, ब्रह्म समाज, गिरजा, मस्जिद, एक लोटा से मिलता दूध पानी सब चीज़, छोटा बड़ा आदमी सब बाहर के करके दांत झापड़ मार के बोलता अंग्रेजी में बात। अब जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, जैसे सोनागाछी जो है बंगाल में, मतलब वो वेश्यावृत्ति का हब है, पर आप सोचो ना वो ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोलकाता में सबसे लोग माइग्रेट करते गए, इसलिए ज़रूरत पड़ी ना। आप सोचो कि मतलब कितनी बड़ी बनना कि देखो समाज की ज़रूरतों के लिए वो चीज़ बना, वेश्यावृत्ति क्यों बनता है? भाई समाज की ज़रूरत है तभी बना। अब मतलब वहाँ जाने वाला व्यक्ति नैतिक हो जाता है, पर वो जो वहाँ रह के वहाँ पे महिला जो सहती है उनको अनैतिक करार दे दिया जाता है। भाई गलत उनकी क्या गलती है? जो संबंध बना रहा है तो समाज वो भी गलत है। फिर वो इस समाज में आ जाता है तो सभ्य बन जाता है, और वो बेचारे उसी समाज में रह जाते हैं तो असभ्य हो जाते हैं। इसीलिए दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हो। नहीं तो आपको ना इस समाज में जो बहुत बार आपको ऐसा होगा कि जो चीज़ें आपको गलत नज़र आ रही है, पर याद रखना जब उसका भी पक्ष आप जब जानोगे तो आपका नज़रिया बदलेगा। ऐसे इसीलिए यूपीएससी लिखाती है, और ऐसे में इसीलिए आपको अलग अलग अप्रोच से चीज़ों को देखना होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, तब जाके आप एक मैच्योर आंसर लिख सकते हो। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों उपनिवेशी शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें से कुछ साझी तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने और उपनिवेशी शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। मद्रास में बसावट और पृथक्करण। कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत की सुस्थापित बंदरगाह को बनाया। याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। बाद में वस्तु उत्पादकों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूरी तट पर जा पहुंचे। 1739 में उन्होंने मद्रासपट्टनम में एक व्यापारी चौकी बनाई। इस बस्ती के स्थानीय लोग चेनापट्टनम भी कहते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था इसी टाइप को, याद रखना। कंपनी ने वहाँ बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता 1746-63 के कारण अंग्रेजों की मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज़्यादा राजनीतिक प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंप दी। 1761 में फ्रांसीसियों के हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यवसायी शहर के रूप में विकसित होने लगा। यह अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारिक कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया है, जहाँ ज़्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों बुर्जों ने इससे एक खास किस्म की घेरेबंदी रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। सोचो, ये अंग्रेज जो अपने आप को सभ्य बताते थे, इसलिए जो सोचो ना कि
अमेरिका में क्यों रंग भेद चलता है? आज भी लोग मार दिए जाते हैं बेचारे काले लोगों को। ऐसे नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो अपने आप को जितना सभ्य बता रहा है ना, उसका उतना ही याद रख लेना, उतना एक गहरा इतिहास रहा होगा उसका। जो आज यूरोप या पश्चिमी समाज जो अपने आप को सभ्य बताता है और सभ्यता की लाइनें निर्धारित करते हैं, वो खुद कितने असभ्य है, कभी अपने इतिहास में जाके देखे। भाई ये लाइनें जो मैं बोल रहा हूँ ना, यूज करना ऐसे विषय में, ताकि एग्जामिनर हिल जाए। मतलब आपको मतलब स्वाभाविक बात है, ये चीज़ें ऐसी किताबों में नहीं मिलेगी। ये किताब आपको मिलेगा मतलब जब आप पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे चीज़ों को, तो ये साफ पता लग रहा है कि ये खुद लोग अपने आप सभ्य बताए सबको खुद क्या कर रहे हैं। और फिर भारत के जातिवाद के बारे में या इनके बारे में, वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में, इनके बारे में आलोचना करेंगे। अरे आप खुद भी तो अपने अंदर देख लो। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। अब देखो ये लोग, और भारत में जाति भी तो यही काम करती है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भी यही काम कर रहे हैं। तो फिर अपने आप तुम सभ्य कैसे होगे भाई? यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहाँ रहने की छूट थी। प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की शासना भी गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाली मुट्ठी पर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशेषता थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया, ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दूरभाषी को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। देख रहे हो, ब्लैक टाउन, वाइट टाउन, भेदभाव, तो ये वही चीज़ है। एक मिनट रुको। मद्रास का नक्शा है। फ्रंट शेड जॉर्ज के इर्द गिर्द बना व्हाइट टाउन बाएं सिरे था, पुराना ब्लैक टाउन दाहिने सिरे पर। फ्रंट शेड जॉर्ज जो घेरे में स्थित है। मतलब समझ रहे हो वही चीज़ कि इन्होंने अपनी बसावट उसी तरीके से की थी, रंग भेद के आधार पर। सोचो, और अपने आप को सभ्य बताते हैं लोग। पुराने ब्लैक टाउन को ढाकर एक खुला मैदान तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे गोली बारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया। क्षितिज रूप में आप किले से दूर विकसित हो रहे नए ब्लैक टाउन की झलक भी देख सकते हैं। पेट क्या होता है? तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए किया जाता है। ये भी याद नहीं, पिछले क्वेश्चन पूछा जैसे अब की बार पूछ लिया था, अपन पढ़ेंगे जब एंशिएंट में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा ही था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। है ना, ये चीज़ यार ना, आज भी है ना, अगर आप शहरों में जाओगे ना तो जाति के आधार पर बटे हैं, मोहल्ले बटे हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें। चिंतरा दी पेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। वाशरमैन पेंट में रंगसाज धोबी रहते थे। रेयापुरम में ईसाई मल्ला रहते थे, जो कंपनी के लिए काम करते थे। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। यहाँ विविध समुदाय के अवसर और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय और मद्रास में ही बस गए थे। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। दुबास, ये साफ दिखा ना, देखो, दुबास, दो भाषा जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी रूप में काम करते थे और भारतीय समाज और गोरों के बीच मध्यस्थी की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्य मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे विल्लालार होते थे। एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों को बढ़िया फायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकों में इसी तरह के पदों के लिए जोर जगाने लगे। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसके शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और वनियार गरीब कामगार वर्ग में ज़्यादा थे। आरकोट के नवाब पास स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी के केंद्र बना था। इससे पहले माइलपुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे, जहाँ अनेक ब्राह्मणों का भरण पोषण मिलता था। शांतोम और वहाँ का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियाँ मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गाँवों को मिलना लेने से मद्रास दूर तक फैली अलग सघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात को यूरोपीय यात्रियों को भी ध्यान दिया गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। अब देखो, ये चीज़ याद रखना कि जब सोचो कि उस टाइम जब ये बन रहे थे, तो आज भी ऐसा ही अपने शहरों में देखने को मिलता है। ये चीज़ याद रखना।
और जो नए आधुनिक शहर बनते हैं उनमें नहीं दिखेगा, परंतु जो परंपरागत जो शहर है वहाँ पे आपको मिलेगा कास्ट के आधार पर बटे हुए लोग। जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसेज बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस दौरान संबंध भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणामस्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गाँवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली। ये इसलिए संभव थी क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नज़दीक पड़ने वाले गाँवों में बस गए। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गाँवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण सा शहर दिखने लगा। एक देहाती शहर। मद्रास के बारे में इंपीरियल गेजेटेड 1908 में छपी संस्करण को पढ़िए। बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनाए जाते हैं जिससे उनकी छवि लगभग पार्क जैसी बन जाती है और उनके बीच तकरीबन गाँवों को तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसे सबसे घनी आबादी वाली देसी बस्तियों में वैसे ही भीड़ भाड़ नहीं दिखती जैसे बहुत सारी दूसरे शहरों में दिखाई देती, क्योंकि समझ बात है इसका निर्माण ऐसे हो ना गाँवों को मिला के, तो शहरीकरण में बनने में बहुत टाइम लग गया। कलकत्ता में नगर नियोजन। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई है। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और बहु निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया था। इसका एक मतलब यह था कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए योजना तैयार करना, पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसके क्रियान्वयन जमीन, उसके बाशिंदे और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजह भी थी कि अंग्रेजों ने बंगाल अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन को कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक पूरी वजह तो कि रक्षा उद्देश्य से संबंधित थी। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेजी व्यापारी द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। और याद करो, यह भी एक घटना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे, न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। कुछ समय बाद 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला नहीं किया जा सके। कलकत्ता को सुल्तानी, कोलकाता और गोविंदपुरी, इन 3 गाँवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुरी गाँव को जमीन को साफ करने के लिए वहाँ के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम आएगा। फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या घारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक-टोक गोलीबारी की जा सके। जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियाँ इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई और फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी मौजूद है, यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यहाँ इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आज हमने के बाद वेलेस्ली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्सों की भीड़ भाड़ और जरूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे तालाब, सड़ांध और निकासी की खस्ता हालात को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेजों को हर इन चीज़ों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली ज़मीनें और ठहरे हुए पानी की तालाब से जहरीली गैसें निकलती है जिनसे बीमारियाँ फैलती है। अरे बात सही भी है। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शक्ति का सह करने वाला माना जाता था। और ये चीज़ याद रखना, इसीलिए माना जाता है कि ना यूरोपीय जो लोग होते हैं उनके ना वर्किंग हावर वो ज़्यादा इसीलिए काम कर पाते हैं कि बाहर की जलवायु ऐसी है, थकावट कर देती है। जैसे आप पसीने में काम कर लो थक जाओगे, पर यूरोपीय जलवायु ठंडी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो जो गर्म इलाके हैं या जहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो आज भी अलग विकसित है, विकासशील ही है। ये कारण ऐसा बड़ा कारण नहीं बने, एक बहुत बड़ा कारण है। तो याद रखना ये बात। आप देख लेना जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वो सब विकसित देश होंगे, ठीक है। जहाँ गर्म इलाके हैं वो विकसित या अलग विकसित होंगे, विकासशील या अलग विकसित होंगे। देख लो आप, चाहे जैसे साउथ अमेरिका उठा के देख लो, अफ्रीका महाद्वीप को उठा के देख लो, एशिया महाद्वीप को उठा के देख लो, आप ये चीज़ याद रख लेना। और जहाँ ठंडे शहर है
ठंडे मतलब प्रदेश है, वहाँ पे लोग विकसित है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइन्यूट कारण है। तो जलवायु भी एक बहुत बड़ी निर्भरता करती है। अरे करती है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा कारण है। अब जैसे भारत में जो पॉपुलेशन देखो ना, हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ठंडे प्रदेश जहाँ होते हैं ना, वहाँ पे जो पॉपुलेशन कम होती है, और जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ये फर्टिलिटी भी निर्धारित करती है जलवायु। तो ये चीज़ याद रखना। कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया था उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में दोहराया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोह के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों के लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहाँ अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किलों के नज़दीकी बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किलों के बीच काफ़ी फासला बना दिया। इस कारीगुजारी के पीछे भी दलील दी गई थी, वो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाए तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। सोचो इसलिए खुली जगह उधर वो बने हुए हैं। गवर्नर जनरल का निवास गवर्नमेंट हाउस में हुआ करता था, जिसे वेलेजी ने ब्रिटिश राज की भव्यता के प्रतीक रूप में दर्शाया था। कलकत्ता में चित्तरपुर रोड तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ने वाला एक बाजार है। ये शहर के स्थानीय समुदाय के लिए बाजार व्यावसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय स्थान है। यूरोप के लोग बाजार के देखकर आकर्षित होते थे, लेकिन उसे भीड़ बड़ा और गंदा भी मानते थे। हर तरह की गड़बड़ियों के लिए नियंत्रित करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। वेलेजी ने कलकत्ता मिनट्स में लिखा था, ये याद रखना, ये पूछा गया है पीछे विशेष में, अगर आप देखोगे तो। यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस विशाल शहर में सड़कों, नालियों, जलमार्गों में सुधार की समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण और प्रसार के बारे में स्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के स्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा उपलब्ध करवाए। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ध्यान समझना, मतलब क्यों भारत में जो परिवार है या जॉइंट फैमिली काम करती है और यूरोप में नहीं करती, ठीक है, या जो भारतीय समाज में स्वाभाविक सी बात है परिवार की जो क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो ना, ठंडे प्रदेश है तो मैं पहले बता क्या चीज़ है कि वहाँ पे स्वाभाविक बात है कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी। इनकम याद रखना आत्मनिर्भरता लाता है। अब आत्मनिर्भरता लाएगा तो परिवार बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है, तो उनके छोटे छोटे परिवार होंगे, तो इसलिए न्यूक्लियर जो परिवार बढ़ते हैं। वहीं भारत में क्या है, स्वाभाविक बात है, जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु तो ज़्यादा बच्चे होंगे, अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो स्वाभाविक बात है जॉइंट फैमिली। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कभी तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और यहाँ कम लोगों को तकनीकी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ आविष्कार ज़्यादा होंगे, यहाँ आविष्कार नहीं होंगे। इसलिए यहाँ भारत में जॉइंट फैमिली पाई जाएगी, यहाँ नहीं पाई जाएगी। तो ये ऐसा विश्लेषण मैंने बताया, शायद आपको कई किताबों में पढ़ने को मिलेगा नहीं, पर ये हकीकत है, याद रखना ये बात। तो भाई जॉइंट फैमिली या भारत में जो जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि करना, ये बहुत बड़ा कारण है, ये भी याद रखना। शहरों को ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने के तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े गए। वेलेजी ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों, चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसके शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजना में बार बार दुहाई दी जाने लगी। तो याद रखना कि पूछा जा सकता है कि वेलेजी का सबसे बड़ा योगदान क्या है, ये याद रखना। वेलेजी की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1870 ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम, यह भी याद रखना, पूछा गया है पीछे विशेष में क्वेश्चन। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। इसका मतलब यह है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार का नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी माना जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनाया जिसने कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। कमेटी के प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया था और मेहनतकश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कलकत्ता के बाहरी किनारों पर जगह दी गई। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा। 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारी के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता था के अनुसार कार्रवाई की।
अब ये चीज़ भी याद रखना, इसे पता लगता है सरकारें पढ़ी लिखी होगी तो कितना फ़र्क पड़ता है नहीं तो सोच लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करने लग जाते हैं। इस सोच की द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोसाव जी जैसे शहरों के जाने माने हिंदुस्तानियों को समर्थन हासिल था। उन लोगों को माना था कि कलकत्ता को और ज़्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी। तो भाई अगर ये चीज़ उस ज़माने में पता लग गई थी तो आज क्या कर रहे हैं? आज भी जैसे धारावाहिक जैसी शोल बने हुए हैं, और ऐसे कलकत्ता में आप चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, तो सोचो क्या ही करोगे। और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था, इसलिए कामकाजी लोगों झोपड़ियाँ बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेज़ी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगरों, बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार बार आगे लगने से भी निर्माण में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए ठार छत्तीस से आशंका के चलते फौज की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में इसकी छत को अनिवार्य बना दिया गया था। अब देखो अपन आज भी याद रखना कि गांव में तो अभी भी बने, अब तो फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना ये सब सारी चीज़ें चल रही है। ज़रूर अब पक्के मकान बनने लगे, पर ऐसा नहीं है। बिहार में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, कच्चे मकान ही है भाई। मेजोरिटी ऑफ द पीपल के पास आज भी वही हाल है। बस्ती बंगला और हिंदा का मतलब मूल रूप से मोहल्ला बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने शब्द का संकुचित कर दिया। उस गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेज में बस्तियों को गंदी झोपड़ियों के रूप में पेश किया जाता है। और ये आज भी बड़ी यूज होता है, जैसे गोपालपुर है, इन चीज़ों का यूज ऐसे ही होता है। बस्ती मतलब सबाई पता, बस्ती का मतलब जैसे तो आखिर तो आप जोग्राफिक टर्मिनोलॉजी समझोगे तो बसावट होता है, पर इसको एक प्रतीकात्मक स्वरूप दे दिया गया कि जो गरीब लोग रहते हैं उसको बस्ती बोला जाएगा। 19वीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो जमाना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। वित्त पोषण, फंडिंग सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। इस आधार पर और ज़्यादा तेज़ी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत ब्रिटिश आबादी वाले इसे को तेज़ी से विकसित किया जाने लगा। स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के लिए नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्लीय विभाजन को और बल मिला। नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जाने का विरोध किया। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारत के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। तो ये एक और कारण याद रखना, तो ये चीज़ याद रखना, एक और कारण। लौटी कमेटी सुधार के बाद कलकत्ता यूरोपीय टाउन का एक भाग है। छोड़ो, जे सॉल्च द्वारा बनाई गई योजना है ये, छोड़ो। कलकत्ता की एक बस्ती है ये। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानी में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। उनकी सोच से ऐसा लगता था कि मानव शहरों की भव्यता सही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज़ को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेजों को अपनेपन का दावा करते थे। तर्क संगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श, शहरों को साफ और व्यवस्थित, नियमित और सुंदर होना जरूरी था। बम्बई में भवन निर्माण, यदि शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरी तरफ यह था कि शहरों में भव्य इमारतों की मोती टाँक दी जाए। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदी और पुल कुछ भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसे प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थी। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक विभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी। आइए देखिए मुंबई में सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। ऐसे नहीं पूछे पर थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी और याद रखना आज भी है। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से होता था और आज भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी और भारतीय व्यापारियों बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की दी थी। सोचो इसे पता लगता है कि आज भी भारत में, अगर ये याद रखना उस ज़माने में होता था ना तो आज भी होता। तो राजस्थान में आज भी देख लेना अफीम होता है, मालवा में होता होगा, सिंध जो प्रांत है, सिंध हाँ होता है ना, पंजाब के इलाके में तो खास तौर से। कंपनी के साथ ये गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था। इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बम्बई की पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी और मुसलमान
गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मेनियाई और विभिन्न समुदाय के लोग शामिल थे। याद रखना ये वर्ग आज भी बहुत शक्तिशाली है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि जब 1861 में अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिण भाग से आने वाली कपास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई थी। यह बात अपने को पता है, इसलिए दक्कन के विद्रोह भी होते हैं। इससे भारतीय कपास की मांग पैदा हुई, जिससे खेती की मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों को और बिचौलियों के लिए बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में सुएज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को अर्बस प्रीमियर इन इंडिया यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापार कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफ़ी दखल रहता था। जैसे जैसे बम्बई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरतें भी पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तुशैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों की इस आयात में शाही दृष्टि से कई तरह से दिखाई देता है। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सब भूदृश्य रचने और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबंधित होती है। इसलिए याद रखना, वो इंडिया गेट ये सब सारी बनाएंगे। जब मुंबई में भी तो है, जब कि जो भी चाल जीतते था उसका स्वागत के लिए बनाया गया था, जो भी मुंबई में जो गेट है वहाँ पे। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठ अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तीसरा, सोचते थे कि यूरोपीय ढंग को देखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामी और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। भाई इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है, इनका सीधा सा उद्देश्य है, ये होता है सांस्कृतिक छाप छोड़ना। जैसे अभी बीजेपी ने जो किया, संसद बदल दी, ये क्या है? अब देखो भाई, ये संसद हजारों साल चलेगी ना। अब ये याद जब भाई सोचेगा भाई किसने किया है, जैसे आज अपन सोचते भाई इंडिया गेट किसने बनाया है, तो भाई अंग्रेज। ये सांस्कृतिक छाप होती है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। शुरुआत में इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैली को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया गया था। और इनके लिए अंग्रेजों को बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो परंपरागत बांस की बनी झोपड़ी होती थी। अंग्रेजों ने इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल लिया था। उपनिवेशिक बंगला एक बड़ी ज़मीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उन्हें और बाहरी जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत डलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घेरवली नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। याद रखना, ये आज भी है। ये सिविल लाइन्स में बने इस तरह के बंगले खालिश नस्ली गढ़ बन गए थे, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। मतलब प्राइवेसी है। और आज भी देखो, जो आईएएस को लोग मतलब बोलते हैं भाई आईएएस को बंगला मिलेगा, तो ये मिलता ही है। उसमें नौकर वोकर होते हैं, उनके लिए अलग से रहने का क्वार्टर वार्टर होता है। बम्बई का टाउन हॉल, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर था, ये भी याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगलों में डलवा छतों का चलन कम होने लगा था, क्योंकि हालांकि मकानों के सामने योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। 2 शैलियों समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आई थी। इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। ये शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकलती थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता है। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती है, उसी शाही भारत के वैभव और की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए देखो बड़े बड़े खंभे, यही है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल, ठीक है, तो ये देखो ये वही है। इस शैली के अनुसार बनाया गया। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद में इनका नाम बदलकर हनीमून सर्कल रख दिया गया। यह नाम भी भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले के अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित है। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया है। दुकानदारों व पैदल चलने वाले लोगों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए भी शुद्ध का काफ़ी उपयोग होता था। याद रखना कि ये देखिए ये जो होता है। और आप इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सीपी में चले जाओ, दिल्ली में, वहाँ पे भी आपको मिलेगा एल्फिस्टन सर्कल। यहाँ अपने ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभ और मेहरबाग दिखे। जहाँ अगर आप जाओगे सीपी में, देखो ऐसे पूरा ऐसे वो रहता है, तो उसमें आराम से लोग चलने के लिए इसको यूज भी करते हैं। औपनिवेशिक शहर एक और शैली जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया वह है नवगोथिक शैली। ऊँची उठी हुई होती है, छतें नोकदार, मेहराब और बाहर एक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती है।
गौथिक शैली का जन्म इमारतों खासतौर से गिरजों से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए थे। नवगौथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बम्बई में सरकारी बुनियादी ढांचे निर्माण कर रही थी। इसके लिए शैली चुनी गई। सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसे कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गई थी। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर पवा सजी जहांगीर रेड्डी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर फारसी व्यापारी थे। याद रखना, फारसी लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ग्रंथागार का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नवगौथिक शैली इसलिए राह खाती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों को तहत उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील थी और उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नवगौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। ये वाला देखो, ये रहा। अंग्रेजों शहरों में रेलवे स्टेशन डिजाइन और निर्माण में काफ़ी निवेश किया था। ये है विक्टोरिया टर्मिनस, क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बम्बई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नवगौथिक शैली को शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई, जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारसेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संस्कृत रूप है, जबकि सारसेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शिल्पों का समावेशन अंग्रेजों को साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वेद और स्वाभाविक शासक है। सोचो, आइडियोलॉजी। राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया में बोल रहा था ना, ये चीज़ पंचम के लिए बनाया गया था, ये याद रखना। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल भी बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली नस्ली कल्बो होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। अब याद रखना, इसी में तो 2008 को अटैक हुआ था यहीं पे। मद्रास लॉ कोर्ट्स। बम्बई में गौथिक शैली का प्रचलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्वजनिक शैली की ज़्यादा फली फूली। अदालत की इस इमारत के डिजाइन में पाठन और गौथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। देख, गुम्बद उम्बद ये इस्लामिक से आ गया, तो मेरा वेरा भी सारी चीज़ें याद रखना। तो दोनों वो वाले तत्व अपने को दिखते हैं। जब ये ताजमहल होटल है जो आज भी फेमस है भाई, बम्बई एक चौल। बम्बई के ज़्यादा भारतीय इलाकों में सजावट, भवन निर्माण और साजा सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई, जिन्हें चौल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी, जिनमें एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में ढालान होता था। इस तरह की इमारतें में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्लों की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा होता था। इमारतें स्थापत्य शैली क्या बताती है? स्थापत्य शैली से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधता को पता चलता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में बताती है जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट पत्थर, खंभे और मेहराब, आसमान छूते गुंबद, उभरती हुई छतें के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। स्थापत्य शैलियों से केवल स्थापत्य शैलियाँ केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी है। ठीक है, वे नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती है और सांस्कृतिक रूपरेखा तय करती है। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता और सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे, लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीय यूरोपीय आदर्श से आपत्ति थी और उन्होंने देसी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपरा के तत्वों में समाहित कर दिया, और ये सही भी है। 19वीं सदी के आखिर से हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की बृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियाँ बदलती और विकसित होती चलेगी। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रहा था। अब ये 11वें टाइम पीरियड या ना, ये
12th क्लास की खास तौर से एनसीईआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जैसे काल रेखा 1517 बीच में क्या क्या हुआ था, अब ये यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती है। पणजी में पुर्तगाली 1510 में, याद रखना। मछलीपट्टनम में डच 1605 में, मद्रास में 1639 में, बम्बई में 1661 में, कलकत्ता 1690 में अंग्रेज तथा पांडिचेरी में 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। फिर 1757 को याद करो, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की निर्णायक जीत थी और बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये भी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। 1803 में याद रखना, कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलिज द्वारा लिखे मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन पूछे, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट है। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई के नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती थी, पहली रेल याद करो इसी टाइम चली थी। 1857 बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना। 1857 बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, याद करो। 1854 का वुड डिस्पेच घोषणा आती है उसके तहत। 1870 का दशक, नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। 1881 में क्या होता है, मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 में बम्बई के वाटसन होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। और 1896 में बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है। और 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सारे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, याद रखना। थोड़ा इसके क्वेश्चन मैं दे दूंगा वहाँ से उधर, या फिर देखते हैं किस तरह सार्वजनिक कौन से होंगे, क्या थे। इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, वो उधर से मैं बना के मैं दे दूंगा, ठीक है। अब लगभग कितने 3 चैप्टर को नहीं, इसका 2-3 चैप्टर और बचे होंगे, अभी 3 या 2 बचे होंगे, शायद 3 बचे होंगे, ठीक है। जो भी है मैं पहले बता, देखो ना, मतलब एक बार पढ़ो समझो तो बस इतना ही है, ज़्यादा फैक्ट भी नहीं दिया है इनमें, तो ऐसा नहीं कि फैक्ट रटने वाली वो विपिन चंद्रा, उसके लिए आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। और इसे समझ के लिए पढ़ो, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, कॉपी चेक